नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके साथ केएस कोरंगा और आज हमारे बीच मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा रामनगर विधानसभा के विधायक के प्रत्याशी शिशुपाल राउत जी। तो आइए हम आज खास बातचीत करते हैं राउत जी से। राउत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और थोड़ा सा आप इससे पहले जो है आपका ये जो राजनीतिक अनुभव है, यहाँ पे आप राजनीति कर रहे हैं, इससे पहले भी यानी कि आप अभी जो है आम आदमी पार्टी में हैं, क्या इससे पहले भी आप किसी पार्टी में रह चुके हैं? जी, आपका नमस्कार और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जितने दर्शक आपके चैनल को देखते हैं उनको भी नमस्कार करता हूं। निश्चित रूप से आपने सवाल पूछा कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। पिछले 23 वर्षों से मैं राजनीति में रहा हूं और सेकुलर राजनीति करता हूं, इसलिए बसपा और कांग्रेस में मैं रहा हूं और 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूं और संगठन का ज्ञान रखता हूं। इसलिए पार्टी ने पूरे प्रदेश में महिला संगठन को बेहतर बनाने के लिए प्रभारी भी मुझे जो है जिम्मेदारी दी गई है। अभी वर्तमान में जो है आपका आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण ये है कि मुझे भी लगा, हमने चिंतन मंथन किया। काफ़ी मेरे साथी हैं जो जिसमें पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और भी राजनीतिक लोग थे। हमने उत्तराखंड को इसलिए मांगा था कि हमारे जो युवा है उन्हें रोज़गार मिले, उत्तराखंड को एक पहचान मिले। उत्तराखंड को पहचान तो मिले नाम से, लेकिन जो हमारा रोज़गार का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं विफल होता दिखा। और हमने मंथन किया कि कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस आपस में मिलकर के इस राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी जो सरकार चल रही वर्तमान में, उसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो दिए 2-2, 3-3, लेकिन साथ में जो मंत्री हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और कहीं ना कहीं विकास में अवरोधक जो है दोनों पार्टियां मिलके कर रही है। राउत जी, आपका यहाँ पे उत्तराखंड में विकास करने का जो आपका मॉडल है वो मॉडल किस प्रकार से है? देखिए, हम चाहते हैं कि पहाड़ में जो हमारी मांग थी, सर्वप्रथम तो ये कि किस तरह से हम जो है उत्तराखंड में रोज़गार उत्पन्न करें और रोज़गार के साथ साथ जो पहाड़ी तो हमारा है, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए हमने आंदोलन किया था, उन क्षेत्रों में जो हमारे पूर्वज या हम लोगों ने मेहनत करके अपने खेती का संरक्षण करके उस समय को व्यतीत किया था, तो काश आज फिर वही समय जिस प्रकार से कोविड चला तो बहुत सारे लोग या विश्व में पर्यावरण की तरफ लोगों का झुकाव हुआ है। तो हम आज भी चाहते हैं कि हम उत्तराखंड में देवभूमि मॉडल बनाएं और देवभूमि मॉडल तब बनेगा जब हम लोगों को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, रोज़गार देने में कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से हमारा सपना है कि अगर हमने यहाँ अच्छा काम किया, जिस प्रकार से दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं, तो अगर उत्तराखंड में भी अच्छा काम हुआ तो हम इस देवभूमि मॉडल को पूरे देश में ले जाने का काम करेंगे। राउत जी, जो ये आपका देवभूमि मॉडल है वह मॉडल किस प्रकार से है? देखिए, पहला तो ये है कि भाई उत्तराखंड के लोग किस तरह से जो पलायन हो रहा है वो रुके। और पलायन भी आज 2 प्रकार का है। एक तो है कि भाई अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और एक है कि भाई व्यक्ति जो है पहाड़ में शिक्षा स्वास्थ्य के अभाव में छोड़ करके और तराई में आकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या अपने माँ बापों को इलाज के लिए ला रहा है। तो ये दुखदाई है। क्यों ना हम इस तरह की व्यवस्थाएं पहाड़ में करें जो प्लेन्स में आज मिल रही है। राउत जी, आपने कहा कि पलायन सबसे बड़ी समस्या है। वो तो हमारे लगभग जब से उत्तराखंड बना हुआ है, लगभग आज 21 साल हो चुके हैं, होने को हैं। तो आप इस पलायन को रोकने के लिए किस प्रकार से एकदम से 20 सालों में 2-2 पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया और वो नहीं कर पाई, और आप अचानक से यहाँ पे आम आदमी पार्टी आती है, और एक किस तरीके से आप इसको अंजाम देंगे? आपके पास ऐसा तो नहीं कि अलादीन का कोई चिराग हो? देखिए, निश्चित रूप से हम भी ये नहीं कह रहे कि एकदम से हो जाएगा। जैसे अभी हमने 300 यूनिट बिजली की बात की, किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात की और 24 घंटे बिजली देने की जब हमने बात की, हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी ने बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 24 घंटे जो हम बिजली देंगे उसके लिए समय लगेगा, 1-1.5 साल का समय लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बात करना तो आसान है लेकिन काम करना बहुत कठिन होता है। उसी प्रकार से जो आप करें कि पलायन हम कैसे रोकेंगे, जो हमारा मुख्य रूप से है कि हम जो है उत्तराखंड देवभूमि को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो सपना हम पाले बैठे हैं, वो सपना ये नहीं है कि आप पूजा करें और चले जाएं या आप आस्था तक ही सीमित रहें, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, गोलजू देवता, जागेश्वर धाम,
पाताल भुवनेश्वर, ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक हमारे जो देवी देवताओं के स्थान हैं उन पर हम जो है टूरिस्टों को लाने का काम करें, पर्यटकों को लाने का काम करें। जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्था में विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको लाने का काम करें। और वो स्ट्रक्चर हम इस तरह से डेवलप करें कि लोकल का जो युवा है वो उसके साथ जो है उसका अटैचमेंट करें, ताकि उसे रोज़गार मिले और देवभूमि का एक जो सम्मान है, देवभूमि का जो एक पूजा करने का अपना एक मान्यता है, चाहे गंगा की बात कर लीजिए आप या चाहे ऋषिकेश धाम की बात कर लीजिए, तो जो हमारा जो ये पौराणिक देवी देवताओं का स्थान है, इसकी मान्यता भी बढ़ते रहे और हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलने का काम हो। उसी प्रकार से अगर आज हम नेट की बात करें, इंटरनेट की दुनिया में हम रह रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि कोविड काल में 75% लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया था और वो नेट कनेक्टिविटी से किया था। अगर पहाड़ों में हमारी नेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, वातावरण अच्छा है, तो हमारे बेरोज़गार युवाओं को वहाँ पर जो है हम काम देने का काम कर सकते हैं। उसके साथ ही जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली की है, वो एजुकेशन पॉलिसी हम जो है पहाड़ में भी लाने का काम करेंगे। उसमें थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम अपना एक सिस्टम बना सकते हैं। अगर नैनीताल, मसूरी में बाहर के विदेश तक के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो वही स्कीम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि जो हमारे लोकल के बच्चे हैं, अगर हम 2 तरह का हॉस्टल बनाएं, एक लोकल के बच्चों के लिए और उसी के बगल में जो बाहर से लोग आ रहे हैं हॉस्टल, उसको बनाएं, तो निश्चित रूप से हम कैलकुलेशन करके अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है उसी को मैनेज करके हम दोनों तरह की शिक्षा और दोनों लोगों को, जो बाहर से आ रखे हैं और जो लोकल के लोग हैं, उनको देने का काम हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य में भी जो हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक पहले हमने बिल्डिंग खड़ी नहीं की, बल्कि पहले हमने टिन सेट पे भी उसको चलाने का काम किया। जिस प्रकार से छोटी मोटी बीमारियां हैं या व्यक्ति की 254 प्रकार की जो बीमारियां शरीर में अक्सर लगती है, उसमें दांत दर्द हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, बदन दर्द हो, आज पहाड़ों में लोग बहुत परेशान रहते हैं। हम इसी प्रकार से पहाड़ों में मोहल्ला क्लिनिक की जगह तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पहले उसको करेंगे और गरीब लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी। सरकारी ज़मीन उपलब्ध होने पर वो एक भव्य हॉस्पिटल के रूप में, जिस प्रकार से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक आज तब्दील हो गए हैं और आज वहीं उनको पूरी जो जांचें हैं वहीं हो रही है, फ्री हो रही हैं। और यहाँ तक कि आज दिल्ली में मैं एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज दिल्ली में केजरीवाल साहब ने स्पष्ट कह रखा कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में आप 1 महीने तक एडमिट है और आपको लग रहा है कि इलाज आपको सही नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करिए, दिल्ली सरकार उसको पे करने का काम करेगी। तो बहुत सारी स्कीमें, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और चेंजिंग है। आज माहौल चेंज है, आज हम जो है 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें राजनीति भी चेंज करनी पड़ेगी। राजनीति की जगह आप काम की नीति पे आना पड़ेगा। राव जी, एक तरफ तो हाल ही में आपको पता होगा बजट, अनुपूरक बजट जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास राजकोष में कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, घाटे का बजट एक तरीके से हम कह सकते हैं। हमारा जो उत्तराखंड का राजकोष है एक तरीके से खाली है, लेकिन आप दूसरी ओर जो है प्रति परिवार को मासिक रूप से 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो ये इतना मतलब आप कैसे सोच सकते हैं, आप कैसे करेंगे ये? देखिए, जैसे धामी जी आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि आजकल सत्र चल रहा है, 66,000 करोड़ का कर्जा जो है आज भी उत्तराखंड के ऊपर है और मुख्यमंत्री जी कई तरह की रोज़ घोषणाएं करे जा रहे हैं। तो या तो अगली जो सरकार आएगी उसे परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं, या फिर वही जुमलेबाजी यानी झूठ कहने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है कि हम 300 यूनिट बिजली कैसे देंगे, हमने दिल्ली में दे के दिखाया है। बिजली एक मेन लाइन होती है, एक अर्थ की लाइन होती है। अगर आप अर्थिंग में लीकेज रोकने का काम करेंगे, आप प्रॉपर मीटर रीडर को सही समय पे काम करने का काम करेंगे, आप एक व्यवस्था सुधारने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कठिन काम है। क्योंकि अगर दिल्ली में हम 70% लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दे रहे हैं, तो दिल्ली तो बिजली बनाता नहीं है, उत्तराखंड में बिजली बनती है। बल्कि एशिया का ऐतिहासिक सबसे बड़ा टेहरी डैम जो बिजली के लिए बनाया गया था, और उसी को हमें याद करते हुए आज भी हम याद करते हैं कि उस टाइम कहा गया था, जिन लोगों ने अपने ठाव देवी देवताओं को पूजने की जगह छोड़ी, पितरों की ज़मीन छोड़ी, उनको ये आश्वस्त किया गया था कि आपको ज़मीन देंगे, आपको सरकारी नौकरी देंगे और आपको बिजली फ्री देंगे,
लेकिन दोनों सरकारों ने डैम बना दिया, लोगों को घर खाली करा दिए, लोग जो है कुछ हरिद्वार में, कुछ जो है ऋषिकेश में बसा दिए, उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी और आज ना उन्हें नौकरी मिली ना फ्री की बिजली मिली। हम फ्री की बिजली के साथ हमारी तो स्कीम रहेगी कि हम ग्रीन बोनस के तहत पैसे भी लोगों को दें। देखिए हमारे पास संपदा की कमी नहीं है, बात ईमानदारी से काम करने की है। जो हम फ्री देंगे, मैं मोटे तौर पे कहना चाहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस में उत्तराखंड में या कहीं भी अगर 15% 20% पीडब्ल्यूडी में कमीशन खोरी बंद हो जाएगी, वही पैसा करोड़ों अरबों में बचेगा और उस पैसे से बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ मिल सकता है। लेकिन जब ईमानदार नेता हो, ईमानदार विधायक हो, ईमानदार मंत्री हो, ईमानदार मुख्यमंत्री हो, और यही हम राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, न तो भ्रष्टाचार होने देंगे और न भ्रष्टाचार करेंगे। इसीलिए हम जो है कि इसको देवभूमि मॉडल करें। रावत जी, एक तरफ आपने अभी एक चीज़ कही कि भ्रष्टाचार को हम रोकेंगे। इतनी सरकारें, यानी कि इससे पहले मोदी जी ने भी कहा था हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे, विदेशों से पैसा लेके आएंगे, और क्या कहते हैं, यहाँ पे एक चीज़ कही जाती है कि जो अफसरशाही तबका है यहाँ पे, यहाँ का लगभग मतलब कोई भी योजना आती है उसका 20% कमीशन उसको जाता है, ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं है। तो आप इस भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? देखिए, दिल्ली का उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको। एक पुल बना, 325 करोड़ की उसकी लागत थी और आदरणीय केजरीवाल साहब ने जो है वो 250 करोड़ में बनवा दिया। जो पैसा बचा वो जनता का टैक्स का पैसा था, जनता के लिए काम आ गया। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आज भी आपसे कि केजरीवाल साहब को जो दुनिया मान रही है, देश मान रहा है, उन्होंने मदर टेरेसा के साथ काम किया, IIT खड़गपुर से वो इंजीनियरिंग की है, उन्होंने टाटा स्टील में जॉब की है और उसके बाद IRS की जॉब की है। तो निश्चित रूप से वो अधिकारियों को पहचानते हैं और उन्हें पेच कसने आते हैं। यहाँ तक अधिकारियों को नहीं, बल्कि मैं आज बता दूँ आपको कि हम लोग कार्यकर्ता हमारी रिपोर्ट डेली शाम को रात को 10 बजे वो चेक करते हैं और वो वक्त ख़त्म हो जाएगा कि बीजेपी कांग्रेस के विधायक गोवा घूम रहे हैं, अता पता नहीं है, या उन्हें मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है। बल्कि अगर कोई विधायक अगर तनख्वाह लेता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति। यही केजरीवाल की अकाउंटेबिलिटी है कि वो विधायकों की अटेंडेंस लगा करके काम लेना जानते हैं। अगर विधायकों से काम लेना जानते तो मैं नहीं समझता कि अधिकारियों से काम लेना कोई कठिन हो सकता है उनकी नीति के अनुसार। देखिए, एक तरफ अभी आपने देश में देखा होगा या हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बेसिकली आपने देखा होगा, जब कोविड-19 का प्रकोप यहाँ पे बढ़ा था, इसके चलते जो है यहाँ पे बहुत सारे नौजवान नवयुवक जो है बेरोजगार हो चुके थे, और वैसे भी उत्तराखंड में अभी जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये आंकड़ा रोज़ बढ़ रहा है। तो बेरोजगारों के लिए आपकी क्या स्कीम्स हैं? देखिए सर, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे जो कर्नल साहब हैं, जिन्होंने 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट बन गए थे और कमीशन से वो आए हुए हैं, एक अफसर रैंक के अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं, और उन व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि केदारनाथ पुनर्निर्माण हो, जहां पर SDM तैनाती के तहत एक पुल से बह जाते और वो लापता हो जाते, मिलते नहीं हैं, उस केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम कर्नल अजय कोठियाल ने किया है। नेहरू पर्वतारोहण, विश्वविख्यात जो पर्वतारोहण है, उसमें वो प्रधानाचार्य रहे हों, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने 10,000 से ज़्यादा लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या चाहे कोई भी और CRPF या जो जवान जहाँ भी भर्ती होते हैं, चाहे होमगार्ड की भर्ती क्यों ना हो, उनमें ट्रेनिंग दे करके देश सेवा के लिए प्रेरित किया हो, और ये अपने इंडिविजुअल सोर्सेज से किया हो। जब केंद्र सरकार और हम लोग, केंद्र सरकार में इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि जिसमें हमें सहायता मिलती है, जब ऐसे लोग हों, हम जैसे अनुभवी लोग हों, तो निश्चित रूप से जो बेरोज़गार युवा है, आज का बेरोज़गार युवा पहाड़ मजबूरी में छोड़ रहा है। अगर उसे अपनी खेती के साथ साथ थोड़ी बहुत भी सुविधाएं मिल जाए तो हम जो है रोज़गार दूर कर सकते हैं। चाहे आप फॉरेस्ट में लगा लीजिए कि करोड़ों की वन संपदा हमारी जो है गर्मियों में जल करके नष्ट हो जाती है। अगर उसी काम पे हम अपने लोकल लोगों को लगा के पहले से करेंगे तो हम आपको बजट दिखा देंगे कि अगर हमने 600 करोड़ की वन संपदा को जलने से बचाया तो हमने उसमें 100 करोड़ अगर रोज़गार दे दिया लोगों को, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये काम करने के तरीके हैं। हम लोग पूरी योजना के साथ, चाहे खनन में हो, विद्युत में हो, अपना जो है कि वनों में हो, हम इसको हक हकूक़ की तरह भी ले रहे हैं
हम चाह रहे हैं जो जंगली जानवर है गांव में किस तरह से तंग करते हैं, हमें सारी बातों का अध्ययन करके हम लोग एक बेहतर उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि मॉडल करें, हम लाने का प्रयास करेंगे। और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा उत्तराखंड के लिए है। वो दोनों सरकारों ने आज भी, जो तिवारी जी के काल में हमारी फैक्ट्रियां लगी थी, उद्योग नीति आई थी, सिडगुल पिटगुल बने थे यहाँ पे, उसमें ये तय था कि आपको बिजली सस्ती दी जाएगी, ज़मीन सस्ती दी जाएगी। आपका शर्त ये है कि आपने जो रोज़गार देना वो 70% हमारे लोकल और पहाड़ के युवा को देना है। लेकिन आज भी बाहर से जो लोग हैं वो अच्छी नौकरी पे हैं, वो नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ का व्यक्ति पलायन करके आ रहा है, आज वो जो है कि ठेकेदारी प्रथा पे उन फैक्ट्रियों पे 8-10 हज़ार 12 हज़ार में काम करने का काम कर रहा है। उसमें भी अगर हम सुधारीकरण कर देंगे तो एटलीस्ट जो है कि जो पलायन होगा वो पहाड़ से तराई तक भी सीमित रहे तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो हम पहाड़ में रोकने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास इको टूरिज्म है, पर्यटन है, तीर्थाटन है, हमारे पास काम की कमी नहीं है, सिर्फ व्यवस्थाएं नहीं हैं। आज भी मैं देख रहा था कि जो टेहरी से गढ़वाल का NH का रास्ता जाता है वो पूरी तरह से गढ़वाल का रास्ता बंद हो चुका है। तो सरकारों के पास उसके बाद फ़ोन करेंगे JCB कहाँ होगी या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये हमें पहले से तैयारी करने की, भाई हमारा पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ भूस्खलन भी आएगा, यहाँ जो है कि नदी नाले भी बहेंगे, यहाँ पे जो है कि पहाड़ भी खिसक सकता है। तो ये व्यवस्थाएं सब पहले से, यानी काम करने की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। कई जगह जो है कि इन्हीं जटिल पहाड़ों पे लोगों ने जो है इसको व्यावसायिक धंधे में तब्दील करके रोजगार के साधन बनाए। दरअसल अभी उत्तराखंड में मैं देख रहा था एक चीज़ सोशल मीडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, भू कानून। तो भू कानून को लेकर के आपकी सरकार की, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप किस प्रकार की नीतियां अपनाएंगे, या फिर आपकी पार्टी की किस तरीके की नीतियां हैं, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, भू कानून की जहाँ तक बात है, भू कानून की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। हमने भू कानून की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है और हमने धरने प्रदर्शन भी इसके लिए किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश भू अधिनियम जो कानून है वो क्या कहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छी तरह से इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे तो दुख इस बात का है कि जब कांग्रेस की सरकार ने 2700 वर्ग फीट यानी बाहर के व्यक्ति को लेने का अधिकार दिया था, तो उसमें त्रिवेंद्र सरकार ने बीच में ये कह दिया कि जो मर्जी जितने तक ले सकता है। वर्तमान में एक और जनता की काफ़ी मांग चल रही है और एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, तो इस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी तो चाहती कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ मुद्दों की राजनीति और वोटों की राजनीति कर रही है। जिस प्रकार से इन्होंने हरिद्वार को जो है कि एक चैनल के रूप में दिखा करके वहाँ पर NGT का नियम लागू न हो, लोगों को बचाने का काम किया, इसी तरह से जो देवस्थानम बोर्ड है वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पंडा पुरोहित हैं, जो हमारे खच्चर चलाने वाले लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, आज वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल पे इसलिए बैठे हुए कि बीजेपी की सरकार जो हिंदुओं के नाम पर वोट बैंक लेकर के आज डबल इंजन की सरकार बैठी है, आज वही जो है हिंदुओं के विरोध में चल रही है। यानी देवस्थानम बोर्ड को ये बार बार जो है वहाँ पे एक कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह बोर्ड गठित हुए लेकिन उसमें पहले पूछा गया, लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि कई IAS कई PCS अधिकारियों को उस बोर्ड में बैठा दिया और लोकल लोग जो हमारे पंडा पुरोहित से जो हमारे वहाँ पे लोग रोज़गार करते हैं उनको जो है इन्होंने भरोसे में नहीं लिया। इसलिए आज पूरा आंदोलन चल रहा है और हम चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड तुरंत भंग होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आज हमारे बीच मौजूद थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा रामनगर से विधायक के उम्मीदवार श्री राउत जी। राउत जी ने अपनी पार्टी के विजन को यहाँ पे स्पष्ट किया। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।